हेलो एवरीवन, आई अदिति मुस्कान, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी इंडिया पर, पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। सीयूईटी की डेट्स आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि बाय द मिड ऑफ मई सीयूईटी यूजी के एग्जाम्स होने हैं। अब जनवरी आ ही गया है, तो इट्स हाई टाइम कि अब हम लोग को प्रिपरेशन सीयूईटी यूजी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट वुड बी योर सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर सीयूईटी यूजी 2024। एनटीए के अकॉर्डिंग फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी वुड बी योर सिलेबस ऑफ सीयूईटी यूजी 2024। मतलब जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस है क्लास 12 में हमें जो भी पढ़ना है वही हमें सीयूईटी यूजी के लिए भी पढ़ना है। तो जो भी एनटीए ने सीधा बोला है कि जो भी हमें हमारे क्लास 12 के सिलेबस है वही सीयूईटी यूजी 2024 के भी सिलेबस है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हमें बेसिकली 2 बुक्स पढ़ने हैं। पहला है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद। दूसरा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। तो 2 बुक्स देख के डरना नहीं है। बस आप लोग के बोर्ड्स भी होंगे, तो बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकालना है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है सीयूईटी यूजी 2024 के लिए। और आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दोनों बुक्स के जो भी सिलेबस है उसे पढ़ना है, हमारे वीडियो लेक्चर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम्स होगा वो हमारे 200 मार्क्स के होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे और हमें उसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब 50 में आप लोग को 40 ही करना है। तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग को जो 10 क्वेश्चन 60 लग रहे हैं वो लोग आप लोग छोड़ दें, तो ये इससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वुड बी ईजी, मतलब आप लोगों के लिए ये ईजी होगा अच्छा स्कोर करना। ठीक है, तो अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में। जो पहला बुक है उसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद। ओके, तो इसका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियाँ। तो इसमें बेसिकली पढ़ना है कि हमारे आज जब भारत आज़ाद हुआ तो जो भी राजनेताएं थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आई, क्या चुनौतियाँ आई हमारे राष्ट्र निर्माण में। तो यही सब हमें पढ़ना है। ओके, तो सेकेंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो आज़ादी के वक्त छोटी छोटी पार्टियां थी कुछ, पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक मेजर पार्टी थी नेशनल लेवल पे। और क्योंकि आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी इसलिए लोग ज़्यादा कनेक्टेड थे, ज़्यादा जुड़े हुए थे, उन लोग का विश्वास कांग्रेस के साथ ज़्यादा था। इसलिए आज़ादी के बाद भी एक लंबे वक्त तक 1976 तक जो कांग्रेस है वो पावर में बनी रही। तो ये एक तरह से पॉलिटिक्स में डोमिनेंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो यही इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो अभी जो थिंक टैंक है इंडिया का, वो हम सबको पता है नीति आयोग है। जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है वो नीति आयोग है। पर उससे पहले 2015 से पहले भारत में प्लानिंग कमीशन थी, जो 1950 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी, जिसका काम था हर 5 साल पे एक 5 ईयर प्लान को बनाना। 5 ईयर प्लान में ये रहता था कि भारत में कैसे क्या काम होगा, कितने प्रोडक्शन होंगे, उसका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, तो सारा प्लानिंग करती थी प्लानिंग कमीशन। तो इसमें हम वो सब पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 4 है वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब भारत के विदेश संबंध। भारत के जो भी संबंध है दूसरे कंट्रीज से, और वो जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे दूसरे कंट्री से संबंध बनाता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। जो चैप्टर 6 है उसमें उसका नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इस दोनों चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोग इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे, इवन अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो लोग भी उस वक्त थोड़ा मतलब
सरकार से नाखुश थे, वो ऐसा सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या माहौल हो गया था कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। और जो स्टेट में जो रीजनल पार्टी थी वो भी यूनाइट हो रही थी कांग्रेस के अगेंस्ट। और इसी सब वजह से जो 1977 का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें कांग्रेस हार गई थी और पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे मोरारजी देसाई जी। तो बेसिकली इस दोनों चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि जब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी इन पावर होती है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन का मिसयूज करती है, तो क्या क्या दिक्कतें आती है देश में, क्या रिवोल्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या अपसर्ज होते हैं, या जो सिस्टम हो कैसे अनस्टेबल हो जाता है। तो चैप्टर 5th और 6th में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। तो इसमें इसका इंडियन नए सामाजिक आंदोलन का उदय। सामाजिक आंदोलन तब होता है जब किसी एक समाज के लोगों को लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, या जो वो रूल्स है, जो मतलब बना एग्जिस्टिंग रूल्स है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, उससे वो लोग नाखुश होते हैं, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, ताकि वो उस रूल्स को चेंज किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए, या उस रूल्स को कम्प्लीटली हटा दिया जाए, ठीक है। तो चैप्टर 7 में हम यही पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में है रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्षेत्रीय आकांक्षा और संघर्ष। जब किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उस क्षेत्र के लोग खुद को ऊंचा समझने लगते हैं बाकियों से, या वो जो जिस देश में रह रहे हैं उससे खुश नहीं रहते हैं, तो वो जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे खालिस्तान मूवमेंट है, वो लोग चाहते हैं कि पंजाब अलग हो जाए भारत से, या फिर कश्मीर इशूज है, जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट अलगाववादी जो मूवमेंट चल रहा है ताकि कश्मीर को अलग बनाया जाए, वो भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। या भी रिसेंट में बिहार में मिथिला राज्य का डिमांड हो रहा है, तो ये भी है कि या तो एक स्टेट से ही अलग विदिन अ नेशन एक दूसरा स्टेट बनाने को भी रीजनल एस्पिरेशन बोल सकते हैं, या फिर एक कंट्री से अलग, कंट्री से ही अलग करना। तो ये सब इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 है डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कैसे जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो गया, कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक क्लियर कट मेजोरिटी से जीतने में नाकाम हो गई, और फिर वो धीरे छोटे छोटे अलग पार्टियों के साथ सरकार बनाने लगी। जैसे अभी पावर में लोग बोलते हैं बीजेपी है, पर बीजेपी वो नहीं है, वो बेसिकली एनडीए है, एक अलायंस है जिसमें बीजेपी के साथ और भी कुछ कुछ पार्टी है मिलकर एक अलायंस बनाई है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके। तो इसमें हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, गठबंधन की सरकार के बारे में। चैप्टर 10 है रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस, हाल के मुद्दे और चुनौतियाँ। ये बेसिकली वो जो भी हमारा 9 चैप्टर है उसका कंक्लूजन है, जो अभी तक चला आ रहा है, उसकी वजह से अभी इस देश में क्या क्या इशूज है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कितने चीज़ें सॉल्व हो चुकी है और क्या चीज़ें चल रही है। तो ये बेसिकली ऊपर के सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन है, तो वो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला बुक था, ठीक है। तो अब हम दूसरे बुक की बात करते हैं। दूसरा बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हम वर्ल्ड मतलब बस भारत नहीं, पहले बुक में तो हम भारत की राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज के पर रहते हैं, ये दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध काल। शीत युद्ध तब हुआ था जब जो प्रथम विश्व युद्ध है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध चालू हुआ था। शीत युद्ध बेसिकली उससे ब्लडलेस था, उसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। उसमें जो दुनिया थी, जो भी वर्ल्ड था, वो 2 भागों में बट गया था। पहला था एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, दूसरा था एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट के जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और जो कम्युनिस्ट के तरफ था वो सोवियत संघ यूएसएसआर था, ठीक है। तो वो वही जो उनके बीच स्ट्रगल हो रहे थे, उसके क्या क्या अलायंस थे, उस किस ब्लॉक के साथ कौन सी कंट्रीज थी, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो दूसरा है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, और तीसरा चैप्टर है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे जब कोल्ड वॉर हो रहा था
तो मतलब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, तो यूएसएसआर जो था उसका विभाजन हो गया बहुत सारे कंट्रीज में। तो जो सेंटर ऑफ पावर थी वो दो पावर थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। तो यूएसएसआर का तो विभाजन हो गया, तो एक पावर बची यूएसए। तो बाइपोलैरिटी तब होती है जब दो सेंटर ऑफ पावर होते हैं। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब विभाजन के साथ ही दो सेंटर ऑफ पावर का एंड हो गया, और बस एक अमेरिका बचा एक हेजोमन के रूप में। हेजोमन का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई और पावरफुल ना हो, वो अकेला डोमिनेंट हो, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। जो फोर्थ चैप्टर है वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। अल्टरनेटिव सेंटर्स, पहले तो यूएसए था एक सेंटर ऑफ पावर, एक लौटा सेंटर ऑफ पावर। फिर धीरे धीरे और भी कंट्रीज जो है सेंटर ऑफ पावर के रूप में इमर्ज होने लगी यूएसए के अलावा। तो चैप्टर 4 में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, उत्तर शीत युग में दक्षिण एशिया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद जो साउथ एशिया था, साउथ एशिया बेसिकली जो भारत का नेबरिंग कंट्री है, जो भी पड़ोसी देश है वो है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, तो उस सब के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर का मतलब होता है कि जब दुनिया में एक सेंटर ऑफ पावर हो। जब अमेरिका एक सेंटर ऑफ पावर अकेला हेजेमोन था तो वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। तो उसी में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिफरेंट पर्पस से बने थे, इकोनॉमिक पर्पस या पॉलिटिकल पर्पस, जिस भी पर्पस से जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे दुनिया में पीस प्रमोट करने के लिए, शांति लाने के लिए, उसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन दुनिया में सुरक्षा। इसमें जो भी सिक्योरिटी के इशूज है, अभी सिक्योरिटी सबसे मेजर इशूज है, मतलब आप लोग तो देख ही रहे सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट इशूज है। तो जो भी सिक्योरिटी के पारंपरिक या गैर पारंपरिक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इन्वायरमेंट अभी एक मेजर इशू है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम है दुनिया के सामने। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, उसको रोकने के लिए क्या क्या समिट्स हो रहे हैं, जो बाकी कंट्री है वो क्या क्या कर रही है, तो ये सब जो भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम हो रहा है वो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 में है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, वैश्वीकरण और उसकी आलोचक। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, नए नए वैज्ञानिक एडवांसमेंट से जो दुनिया है ग्लोबल विलेज और एक दूसरे के कितने करीब आ गई है, तो ये सब हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। बुक 1 में हमें 10 चैप्टर और दूसरे बुक में हमें 9 चैप्टर पढ़ना है। तो हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग डिफरेंट वीडियो में अगले सेशन में अलग अलग वीडियोज़ के साथ मिलेंगे, जिसमें हम तैयारी करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। और आपको अगर कोई भी इशू है, कुछ भी सवाल करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी आप हमारे साथ CUT UG 2024 की तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू।